और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश है, जिसमें हम तमिलनाडु से शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं करते, हम उन्हें खत्म करना है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म भी ऐसा ही है और सनातन का विरोध नहीं बल्कि उसका उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और इसे लेकर डीएमके और कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के एक बयान पर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का मलेरिया और डेंगू की तरह खात्मा करने की जरूरत है, क्योंकि वो समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। बीजेपी ने इस बयान को देश में सनातन धर्म का पालन करने वाली 80% आबादी के खात्मे का आह्वान करार दिया। इसी आधार पर बीजेपी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा, जिसका डीएमके हिस्सा है। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। देखिए, एक मॉडल कांग्रेस ने चलाया और विपक्ष के नेता ने ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन करने का। यही राजनीति दक्षिण भारत में डीएमके कई वर्षों तक करते रहे। 4% ब्राह्मण फैमिलीज नहीं, लेकिन जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा करते हैं और जिस तरह से अपमान करके एक ध्रुवीकरण करके वोट बैंक की राजनीति पर वो अपना प्रयास करते हैं, क्या ये बांटो और राज करो जो अंग्रेजों की नीति थी उसी पर घमंडिया गठबंधन नहीं चल रहा है? दरअसल द्रविड़ आंदोलन के अगुआ रहे पेरियार के सिद्धांतों पर बनी डीएमके दशकों से सनातन धर्म का विरोध करती आ रही है। इसका उसे राजनीतिक फायदा भी मिलता रहा है। डीएमके की दलील है कि सनातन धर्म मानने वालों ने सदियों से जाति के आधार पर एक बड़ी आबादी का शोषण किया, उन्हें समानता, शिक्षा और यहां तक कि पूजा पाठ के केंद्रों तक से दूर रखा। उधर उदयनिधि स्टालिन ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने सनातन धर्म मानने वालों के संहार की बात कही, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ वो अपने रुख पर डटे हुए हैं। And when we say we want to do away with Sanatana Dharma, it means we want to do away with the rigid caste system. तमिलनाडु में बीजेपी की मौजूदगी अब तक नगण्य ही रही है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश में है। अब देखना है कि ये मुद्दा किस तरह राज्य में बीजेपी की सियासी मदद कर पाएगा। चेन्नई से सैम डेनियल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजस्थान का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस की सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर से इस जो यात्रा है उसकी अगुवाई करेंगे। बीजेपी की ये परिवर्तन संकल्प यात्रा 18 दिनों में 2500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान ये यात्रा जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली और जोधपुर जिलों से गुजरेगी। ये यात्रा 21 सितंबर को जोधपुर में खत्म होगी। कल गृहमंत्री अमित शाह ने डूंगरपुर में अपने संबोधन में राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में राजस्थान सरकार को विकास के लिए बड़ी रकम दी, लेकिन गहलोत सरकार उन पैसों को खा गई। उनका यह अहंकार है, घमंड है कि देश में राज केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है। एक घमंड या गठबंधन जो बनाया है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात, राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना, तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते भाई? जरा जोर से बोलो, बदलते हैं, नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है,
उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। सार्वजनिक प्रेस वार्ता कर 5 साल में आपने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे क्या किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया है। यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे। अब मोदी जी की सरकार 9 साल से चल रही है। आज भ्रष्टाचार छोड़ो, मोदी जी पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। G20 समिट की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में करीब 1,30,000 सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो के आवागमन के लिए भी दिल्ली पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 8 से 10 सितंबर के दौरान मोतीबाग, बीकाजी कामा प्लेस, मुनिरका, आरके पुरम, IIT और सदर बाजार कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा पुलिस ने धौला कुआं, खान मार्केट, जनपथ, सुप्रीम कोर्ट और बीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन को संवेदनशील जगहों की सूची में रखा है। साथ ही 7 सितंबर की रात से 11 सितंबर की शाम तक एयरपोर्ट की ओर जाने वाले यात्रियों को मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। अरे यार, साइकिल वाले निकलो। तो दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन होगा। 19 सदस्य देश जो हैं उनके 20,000 प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान आएंगे और उनके भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका, कनाडा समेत G20 देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही G20 शिखर बैठक पर पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिका और कनाडा समेत अधिकतर G20 देशों के प्रमुख 18वीं G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आने का ऐलान कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आने में अपनी असमर्थता जता चुके हैं। वजह बताया है यूक्रेन में जारी रूस का विशेष सैन्य अभियान। राष्ट्रपति पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सवाल है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी एक या दो देश के प्रमुख G20 शिखर बैठक में खुद शामिल नहीं हो रहे हों? जवाब है नहीं। G20 में भारत सहित 19 देश और यूरोपीय यूनियन लगाकर कुल 20 सदस्य हैं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ है कि सभी सदस्य देशों के प्रमुखों ने इसमें शिरकत किया हो। कई मौके पर कई देशों के राष्ट्र प्रमुख इनमें हिस्सा लेने में असमर्थ रहे हैं। वजह अपनी अपनी रही है। शिखर बैठकों के सिलसिले पर निगाह डालें तो 2008 से लेकर अब तक G20 की कुल 16 ऐसी शिखर बैठक हुई है जिसमें सदस्य देश के राष्ट्र प्रमुख अध्यक्ष देश में जुटे हों, यानी कि बैठक फिजिकल तरीके से हुई हो। 2020 में सऊदी अरब की मेजबानी में हुई G20 शिखर बैठक कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल तरीके से हुई थी। बात करते हैं आमने सामने बैठकर हुई G20 शिखर बैठकों की। आमने सामने की 16 शिखर बैठकों में से 2008 और 2009 में हुई पहली 3 बैठकों के अलावा, यानी कि 2010 से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी एक बैठक में सभी देशों के प्रमुख उपस्थित हुए हों। 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 और 2017 की 6 शिखर बैठकों में किसी न किसी एक देश के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए। उनकी जगह उनके देश की नुमाइंदगी किसी और ने की। 5 शिखर बैठकों में 2 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद 2022 में इंडोनेशिया में हुई शिखर बैठक में 3 देशों के प्रमुख शामिल नहीं हुए। 2021 में रोम में हुई शिखर बैठक में तो 6 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की जगह उनके नीचे के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक नजर
G20 सदस्य देशों के प्रमुखों की हिस्सेदारी के रिकॉर्ड पर। भारत, कनाडा, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ये सभी ऐसे सदस्य हैं जिनके प्रमुखों ने हमेशा ही G20 में हिस्सा लिया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस के राष्ट्र प्रमुख 2 बार G20 शिखर बैठक में नहीं आए, जबकि चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख खुद एक बार G20 बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मेक्सिको की तरफ से 3 बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्र प्रमुख ने G20 में खुद हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब ऐसा देश है जहां से वहां के राष्ट्र प्रमुख ने सबसे अधिक बार 9 बार G20 बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। देश का प्रतिनिधित्व किसी और ने किया। 2021 में इटली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में तो 6 सदस्य देशों के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट की बजाय उनसे नीचे के स्तर के प्रतिनिधियों ने शिरकत किया। कुल मिलाकर ये कि अध्यक्ष देश मेजबान देश के तौर पर सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित करता है। किसी मेहमान के आने न आने का फैसला और उसके पीछे की वजह उनका अपना होता है।